हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रीनू अग्रवाल। और जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी में हर दिन एक नया चेंज आता है, तो इस वीडियो में जीएसटी में जो नए चेंजेस आए हैं और सीबीआईसी ने जो एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और वीडियो के लास्ट में जो अप्रैल मंथ के जीएसटी के रिटर्न्स हैं उनकी जो ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो जीएसटीआर 2B है अप्रैल मंथ का वो जनरेट होगा 29 मई को, क्योंकि जीएसटीआर 3B में जो आप आईटीसी की डिटेल डालते हैं वो जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग डालते हैं। आपको जो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है उसके लिए इस बार आपको जीएसटीआर 2B है उसको ध्यान नहीं देना है। आपको बिना जीएसटीआर 2B को देखे आपको अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देना है। जो आपकी परचेज की डिटेल है, जो भी आपका आईटीसी आपको क्लेम करना है वो आप अपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आप डिटेल डाल सकते हैं जीएसटीआर 3B में। और जैसे कि यहाँ लिखा है, टैक्स पेयर विलिंग टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर अप्रैल 2021 बिफोर जीएसटीआर 2B जनरेशन मे बी डू सो ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। और यहाँ पे जो रूल 36 सब रूल 4 है उसमें जो आईटीसी क्लेम के बारे में बताया गया है वो आपका क्यूमुलेटिव बेसिस पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। और 18 मई को सीबीआईसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 सेंट्रल टैक्स का। तो जो फर्स्ट चेंज आया है वो सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो रूल 23 है उसमें चेंज आया है। तो ये जो रूल 23 बोलता है वो रिवोकेशन ऑफ जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताता है। तो रूल 23 में जब आप अपनी जो रिटर्न्स है वह टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट से आपके पास में आपके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसके कैंसिलेशन का ऑर्डर आ जाता है। तो जब से आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आता है उससे 30 दिन के भीतर आपको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी होती है। तो जो रूल 23 में जो टाइम पीरियड बताया गया है उसके साथ कुछ वर्ड्स और फिगर को ऐड कर दिया गया है। तो जैसे यहाँ बताया गया है, द वर्ड एंड फिगर और within such period as extended by the additional commissioner or the joint commissioner or the commissioner as the case may be। तो यहाँ पर ये तीन जो अथॉरिटी है उनको ऐड कर दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर जिसके पास फर्स्ट पावर रहेगा, देन जॉइंट कमिश्नर के पास पावर रहेगी, देन कमिश्नर। तो यहाँ पर 30 डेज़ का टाइम तो आपके पास है ही रिवोकेशन के लिए, उसके बाद आपके पास 30 डेज़ एडिशनल कमिश्नर की, देन 30 डेज़ जॉइंट कमिश्नर, देन 30 डेज़ कमिश्नर। तो आपके पास एक्स्ट्रा 90 डेज़ का और टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। और जब आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हुआ है उसके लिए रिवोकेशन के लिए आपको लेट फी तो देनी होगी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम आई नहीं है तो लेट फी तो आपको पे करनी ही होगी। तो ये वर्ड और फिगर ऐड होने से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके पास 30 डेज़ का टाइम पीरियड तो है ही, अब आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं इस टाइम पीरियड को। सेकंड जो चेंज आया है वो आया है रूल 90 में। रूल 90 बात करता है जो आप अपना रिफंड क्लेम करते हैं डिपार्टमेंट से उसके बारे में भी बताता है। तो आपके पास टाइम पीरियड होता है 2 ईयर्स का, आप 2 साल में अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने अपना रिफंड की एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लगाई है कि कोई पुरानी डेफिशिएंसीज भी नहीं है तो आपको अपना रिफंड जो है इजीली मिल जाता है। लेकिन यदि आपकी कोई पुरानी डेफिशिएंसी डिपार्टमेंट को दिखती है और वो आपको डेफिशिएंसी मेमो भेजते हैं, अब इसमें ये चेंज आया है कि यदि आपने अपनी रिफंड एप्लीकेशन लगाई और आपको डिपार्टमेंट से डेफिशिएंसी मेमो रिसीव होता है तो जो आपका 2 साल का पीरियड है उसमें ये पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई और आपको डिपार्टमेंट से डेफिशिएंसी मेमो रिसीव हुआ तो ये जो पीरियड है ये 2 ईयर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको रीड करके बताती हूँ, प्रोवाइडेड दैट द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम इन फॉर्म GST RFD 01 till the date of communication of deficiency in form GST RFD 03 by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified under subsection 1 of section 54। तो ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है, क्योंकि जब तक आप अपनी एप्लीकेशन लगाते थे रिफंड की और जब आपको डेफिशिएंसी मेमो रिसीव होता था इस पीरियड में ही आपका 2 ईयर्स का पीरियड है वो पूरा
कवर हो जाता था, लेकिन अब ये पीरियड आपके 2 ईयर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है टैक्स पेयर्स को। थर्ड जो चेंज आया है वह रूल 90 के सब रूल 4 में चेंज आया है। अब आप अपनी जो आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगा रखी है उसको भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर और फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर, रिफंड विथहोल्ड ऑर्डर और नोटिस इन फॉर्म GST RFD 08। तो आप अपनी जो आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगा रखी है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताए हैं इनके इशू होने से पहले आप अपनी रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप अपनी रिफंड की एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर में जो आपका अमाउंट होता है वो डिडक्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब आप अपनी रिफंड की एप्लीकेशन को विड्रॉ करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में जो आपका अमाउंट है वो वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा जैसे ही आप अपनी रिफंड की एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं। और जैसे कि यहाँ लिखा है, ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉ ऑफ रिफंड इन फॉर्म GST RFD 01W एनी अमाउंट डेबिटेड बाय द एप्लीकेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज द केस में बी while filing application for refund in form GST RFD 01 shall be credited back to the ledger, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड इन फॉर्म GST RFD 01 withdraw the said application for refund by filing an application in form GST RFD 01W। तो इसमें आपको विड्रॉ की एप्लीकेशन लगानी होगी और जल्द ही आपको GST पोर्टल पे ये फॉर्म दिखने लगेगा और फिजिकली भी इस नोटिफिकेशन के साथ में इस फॉर्म को अटैच किया गया है। फोर्थ जो चेंज आया है वो रूल 92 में आया है, जो कि बात करता है ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड की। तो जो रूल 92 है उसके सब रूल 1 में जो प्रोविजो बताया गया है उसको ओमिट कर दिया गया है, और जो रूल 92 का सब रूल 2 है उसमें जो वर्ड एंड लेटर पार्ट B है उसको चेंज करके पार्ट A सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। और थर्ड जो हमारा रूल 92 है उसका सब रूल 2 में एक प्रोविजो इंसर्ट किया जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर और कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू बी विथहेल्ड he may pass an order for release of withheld refund in part B of form GST RFD 07। तो जो फॉर्म GST RFD 07 का पार्ट A है उसमें तो अमाउंट को विथहेल्ड के बारे में बताया गया है, और जो पार्ट B है उसमें जो विथहेल्ड रिफंड अमाउंट है उसको रिलीज़ करने के लिए बताया गया है। और जो CGST एक्ट 2017 का रूल 96 है उसमें भी जैसे मैंने अभी बताया रूल 92 में जो चेंज है सेम यहाँ पे भी वही चेंज आया है, यहाँ पे भी पार्ट B की जगह पार्ट A को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो फिफ्थ जो चेंज आया है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन में जो वर्ड और फिगर ऐड किए गए हैं। रूल 23 में जो चेंज आया है कि एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर के पास में भी अब पावर है कि वो भी नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए जो टाइम पीरियड है रिवोकेशन का उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पे भी चेंज कर दिया गया कि जो फॉर्म GST RFG 21 है उसमें भी सेम वो जो लाइन है उसको ऐड कर दिया गया है। सिक्स्थ जो चेंज आया है वो आया है इन रूल 138E में। तो 138E में जो टाइम पीरियड बताया गया है रिटर्न फाइल करने का, यदि आप उस टाइम पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको ई-वे बिल नहीं बनाने दिया जाता है, चाहे आप एक सप्लायर हो चाहे आप एक रिसिपेंट हो। तो अब जो ये वर्ड लिखा गया है 138E में कि वेदर एज अ सप्लायर और अ रिसिपेंट, तो इस वर्ड को चेंज करके यहाँ पे इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही एक बड़ा चेंज है कि यहाँ पर जो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में कौन कौन कवर होंगे। तो क्या इनवर्ड मूवमेंट के लिए ई-वे बिल को अलाउ किया जाएगा। जो ये चेंज आया है इसके लिए हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके साथ में जो डेट एक्सटेंड्स हुई है उनको भी शेयर करूंगी। तो जो फॉर्म GSTR 1 है जिनको मंथली रिटर्न्स फाइल करनी होती है उनकी अप्रैल मंथ की जो ड्यू डेट्स होती हैं वो 11 मई होती है, लेकिन ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 26 मई तक।
और जो IIF इनवॉइसिंग फंडिशन फैसिलिटी के थ्रू जो आप QRMP स्कीम के अंडर में जो मंथली अपनी इनवॉइसिंग अपलोड करते हैं, तो अप्रैल मंथ की जो ड्यू डेट होती है वो 13 मई होती है, उसको भी एक्सटेंड करके 28 मई कर दिया गया है। और उसके अलावा और भी अदर रिटर्न्स है, जैसे GSTR 4 है जो कि कंपोजिशन में जो एनुअल रिटर्न है उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, उसके लिए भी 31 मई लास्ट डेट हो गई है। और GSTR 4 की जो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जो रिटर्न फाइल करनी होती है उसका मैंने एक सेपरेटली अलग से वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल वीडियो है। जब तक आप GST पोर्टल पे सबमिट करते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू, डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी। और GSTR 5 जो कि नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है उसकी भी ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। तो जो GSTR 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी GSTR रिटर्न्स हैं सभी की ड्यू डेट्स को 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारा फॉर्म ITC 04 है जो कि फाइल किया जाता है बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर फॉर गुड्स सेंट रिसीव्ड सप्लाइड फ्रॉम जॉब वर्कर, इसकी भी ड्यू डेट जो कि हमारे क्वार्टर जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए जो फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो 25 अप्रैल थी। ITC 0 फॉर्म को फिल करने की उसकी भी डेट को एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। तो जो 31 मई ड्यू डेट है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस ड्यू डेट तक जो भी आपके GST के रिटर्न्स हैं उसे फाइल कीजिए। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग GST, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, सभी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।